एज वी ऑल नो कि वी आर लिविंग बींग्स, है ना। तो लिविंग बींग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन एंड ऑल. So animals can live happily by all their lives, growing, eating, and moving around with these systems working in harmony. But if they don't reproduce, that means if they don't make babies, your species will quickly die out. Reproduction is defined as the process of producing new organism of the same kind. Reproductive system is one of the most important systems for which new individual organisms are produced. So क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर चाहे तो क्या कर सकता है, हैप्पीली लिव कर सकता है कि उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, वो खा रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो क्या जरूरत है तो अपने जैसे रिप्रोड्यूस करने के न्यू इंडिविजुअल्स को, क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को, या अपने बेबी ग्रो नहीं करेंगे, तो उनकी जो स्पीशीज है वो इवेंचुअली एक दिन अर्थ पर क्या हो जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, खत्म हो जाएगी. इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को क्या रिप्रोड्यूस करने की जरूरत होती है. रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लाइक इट्स ओन काइंड. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, और वो क्या न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. नाउ द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है दैट दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस एंड ऑफ देयर ओन काइंड. The process by which a living organism produces its own kind is known as reproduction. The young ones formed are called the offspring. Reproduction results in continuity of life from one generation to the next. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू काइंड प्रोड्यूस करता है, उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं. और जो न्यू वंस प्रोड्यूस होते हैं उनको उनके ऑफस्प्रिंग बोला जाता है. ठीक है, चलो. सो रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर एंड द अदर, है ना, जरूरी होता है. सो नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स हैं. तो सभी ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से क्या रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है ना. सो ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन वन वे और द अदर वे. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर वन इज सेक्सुअल एंड अदर इज एसेक्सुअल. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पे एक इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सिंगल पेरेंट. ठीक है, चल. नाउ जो मेल और जो फीमेल गेमीट्स हैं वो इस कंडीशन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. ठीक है, किसी में भी क्या मेल और फीमेल गेमीट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि गेमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक, तो जनरली क्या है, इन्वॉल्व्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसमें सिर्फ जनरली क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है सेल के डिवीजन होने का. एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, आपके बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा, है ना. हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड अकर्स व्हेन फूड इज अबंडेंट एंड द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम. तो ज्यादातर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है. ठीक है, और तब होकर जब फूड की जो मतलब प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा है एंड जो टेम्परेचर है वो एक एक्यूरेट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम है, यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत ज्यादा सर्दी है. तो सबसे पहले जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है दैट इज बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरियाज वगैरह में. तो इस केस में क्या होता है कि जब एक सेल पूरी तरीके से कंप्लीटली ग्रो कर जाता है, इट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू न्यू सेल्स फॉर इंडिविजुअल. ठीक है ना, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो वो खुद की बॉडी को सिंपली दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देगा. बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस पहले दो न्यूक्लाई में डिवाइड होता है, फिर जो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होने लगता है दो पार्ट्स में, तो दैट हर एक पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस चला जाए. फिर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है बॉडी के अंदर जो अल्टीमेटली जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाती है. सी दे हैव शोन इन द पिक्चर आल्सो. ये था पेरेंट अमीबा. ठीक है, अब पेरेंट अमीबा क्या हुआ, ये स्ट्रेच होने लगा, यानी कि ये जिसका न्यूक्लियस था सेंटर में वो पहले क्या कर रहा है आपका इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है. साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है. एक्सटेंड होने के बाद जब ये न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड होकर दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, इवेंचुअली ये बीच में से डिवाइड होकर दो न्यू डॉटर सेल्स या दो न्यू डॉटर अमीबा सेल्स प्रोड्यूस
हो चुके हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज बाइनरी फिजन. नाउ नेक्स्ट इज बडिंग. ठीक है, बडिंग क्या है? बडिंग भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि आपका हाइड्रा विच इज अ काइंड ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल इनमें होता है. यानी कि ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग के थ्रू. कैसे? एक स्मॉल आउटवर्क कॉल्ड बड डेवलप्स फ्रॉम वन साइड ऑफ इट्स बॉडी. द बड either breaks off from the parent organism to grow into new individual or remains attached to the parent and grows more birds. Budding also occurs in yeast cell. So क्या होता है कि बडिंग प्रोसेस में जो पेरेंट बॉडी होती है उनकी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ होने लगती है जिसको हम बड कहते हैं. अब ये बड या तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, फिर प्रॉपरली अलग होकर क्या होता है, मैच्योर होता है, ग्रो करता है, या फिर पेरेंट बॉडी पे ही क्या डिटैच नहीं होता है, वहीं पे रहेगा, वहीं वो और मल्टीप्लाई होके और अपने जैसे बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, मैच्योर होने के बाद सेपरेट हो जाता है. सो ये आपका किसमें ईस्ट सेल्स में भी बडिंग प्रोसेस होता है. सी दे हैव शोन इन द पिक्चर आल्सो. ये आपका पेरेंट हाइड्रा है ना, ये उसके टेंटेकल्स होते हैं. तो क्या हुआ, पेरेंट हाइड्रा की जो बॉडी है यहाँ से छोटा सा देखो बाहर एक पार्ट आउटग्रो कर रहा है जिसका नेम होगा बड. फिर ये बड क्या हुआ, यहीं रह के देखो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए. तो ये आपका न्यू हाइड्रा है और ये आपका पेरेंट हाइड्रा है. इसे कहते हैं बडिंग प्रोसेस. ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल हमने पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वो रिप्रोडक्शन मेथड जहाँ पे दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि दो एडल्ट इंडिविजुअल चाहिए, वन मेल एंड द अदर फीमेल. जो मेल पेरेंट होते हैं वो मेल गेमीट सेल विच इज नोन एज स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल पेरेंट क्या, फीमेल गेमीट सेल विच इज ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं. Reproduction by this method occurs in human, almost in all mammals and many other multicellular animals. So इस मेथड के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है, ऑलमोस्ट सभी मैमल्स के अंदर होता है, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स पे कैसे होता है? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दो सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करने के लिए. मेल इंडिविजुअल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड द फीमेल्स हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड बोथ दी सिस्टम हैव सेपरेट फैंस एंड सेपरेट फंक्शन. दोनों ही सिस्टम, यानी कि मेल में अपना इंडिविजुअल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. दोनों के ही सिस्टम में अपने डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विद देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ यहाँ पे आपको फंक्शंस या पार्ट्स गिवन है. सबसे पहला पार्ट जो है इसके सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज टेस्टिस. ओके, चलो. सो मेन के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर मेल सेक्स सेल दैट इज मेल गेमीट सेल विच इज नोन एज स्पर्म प्रोड्यूस होता है. साथ में मेल जो सेक्स हार्मोन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ये भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय दीज टेस्टिस ओनली. ठीक है, विच आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो किस शेप की होती हैं? ओवल शेप की होती हैं, और वो किसके अंदर एक बैग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, दैट बैग स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम. क्या होता है? स्क्रोटम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस आर लोकेटेड. फिर मिलियंस ऑफ सेल, कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर. हर एक स्पर्म का एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है. टेल ही है जो स्पर्म को क्या करने में, स्विम करने में हेल्प करती है. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज स्पर्म डक्ट, दैट इज नोन एज वास डेफरेंट. सेकंड पार्ट क्या है? स्पर्म डक्ट, इसको वास डेफरेंट भी कहा जाता है. वास डेफरेंट क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब. क्या है? मस्कुलर ट्यूब दैट पासेस अपवर्ड अलोंगसाइड द टेस्टिस एंड कनेक्ट्स टू द यूरेथ्रा. The sperm pass through the vas deferens and mix with fluid produced by the gland. The fluid provides the nourishment to the sperm, and the mixture of sperm and fluid is known as semen. तो वास डेफरेंस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कहाँ से टेस्टिस से कनेक्ट करती है और कहाँ यूरेथ्रा तक एक्सटेंड होती है. इसी के थ्रू क्या है, स्पर्म मूव करते हैं, यानी कि टेस्टिस से स्पर्म मूव करके क्या ऊपर की तरफ जाते हैं वास डेफरेंस के थ्रू, और किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? जो ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू जो फ्लूइड सिक्रेटेड किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं, उन फ्लूइड्स के साथ जाके स्पर्म मिक्स हो जाता है. ये फ्लूइड्स उस स्पर्म को क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इजीली क्या आपका जो स्पर्म है आगे की तरफ मूव कर पाए. और जब ये जो मिक्सचर है स्पर्म और फ्लूइड का बन जाता है, दिस मिक्सचर इज नोन एज सीमेन. ओके, चलो. Next is what? Next is penis. Penis क्या है? Penis passes semen into the female reproductive system and allows urine to pass.
पेनिस के थ्रू क्या होता है, ये जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पास किया जा सकता है। एंड प्लस क्या, जो मेल्स होते हैं दे मेल्स में जो पेनिस पार्ट है, दे पेनिस अलाउ यूरिन टू पास थ्रू इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती है जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड सीमेन को कैरी करती है फ्रॉम द स्पर्म डक्ट। ठीक है, चलो now see they have shown the picture also. So what is this, these are what testes। ठीक है, ये testes क्या करती हैं, आपका प्रोड्यूस करेंगी what your sperm and your testosterone hormone। ठीक है, तो स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो इन डक्ट स्ट्रक्चर से, जिनको आप वास डिफरेंट कहते हैं, वो इनके थ्रू कैरी किए जाते हैं। कैरी करने के बाद आपके या इधर ये ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और एक और ग्लैंड होता है सेमिनल वेसाइल, इनके थ्रू ही वो फ्लूइड सिक्रेट किए जाते हैं जो स्पर्म में मिक्स होते हैं और उसको सीमेन बनाते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर वो किसके थ्रू, आपके यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा का होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिस, और पेनिस के अंदर जो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, आपका स्पर्म या यूरिन पास होता है एंड देन किसके थ्रू, आप पेनिस के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं। And this is how the ejection of sperm and urine occurs in the male reproductive system. Now next is female reproductive system। अब female reproductive system क्या है, females के अंदर होता है और क्या उसके अंदर कुछ organs है। ठीक है, सबसे पहले ovaries। ovaries पे कितनी present है, pair of ovaries। ठीक है, males में भी जो male sex organ थे, gonads थे, जिनको आप testes कहते हैं, वो pair में थे। females के जो gonads होते हैं, they are known as ovaries and they are also in pair only। ठीक है, सो पेयर ऑफ ओवरीज है जो एब्डोमिनल एक्टिविटी के कैविटी के अंदर होते हैं, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा या फिर एग्स विच आर फीमेल गैमेट सेल। ठीक है, नेक्स्ट इज ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये थिन पॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो यूट्रस को ओवरीज के साथ जॉइन करती है। सी ये है आपकी ओवरीज। ठीक है, और ये जो ट्यूब है दिस इज नोन एज फेलोपियन। ठीक है, ये क्या करती है, आपके ओवरीज को किसके साथ, आपके यूट्रस के साथ। दिस पार्ट इज नोन एज यूट्रस सेंट्रल में। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका यूट्रस वाला पार्ट है, और आपका ये जो पार्ट है दिस इज फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस हो गया और ये आपकी है ओवरी, इनके साथ ज्वाइन करता है आपका फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस क्या है, एक ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर जहां पे फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो आके सेट होता है और डेवलप होकर बेबी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज वेजाइना। दिस इज योर वेजाइना। वेजाइना क्या है, यूट्रस वाला पार्ट है, आगे चल के एक वाइड मस्टर्ड ट्यूब में ओपन होता है जिसको वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना के थ्रू ही स्पर्म रिसीव किया जाता है सो दैट ओवम का फर्टिलाइज हो सके एंड देन इट डेवलप्स इनटू जाइगोट। ठीक, चलो सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है किसका, रिप्रोडक्शन का। यानी कि जब एक एग, इसके साथ एक क्या है, फीमेल गेमीट सेल, किसके साथ, एक मेल गेमीट सेल विच इज स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, सो व्हेन एग इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी कि एग कौन रिलीज करेगा, ओवरी रिलीज करेगा, और रीच होगा कहाँ, ओविडक्ट में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां जाके वो वेट करता है स्पर्म का। सो ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फ्यूजन किस किस का, स्पर्म और ओवम का, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग का आपस में फ्यूज हो जाता है सिंगल न्यूक्लियस बनाने के लिए, एंड दिस फ्यूज प्रोडक्ट इज कॉल्ड जाइगोट या फिर फर्टिलाइज एग। Here it is interesting to note that the zygote is the first cell or the beginning of a new organism. The zygote continues developing by the process of cell division and becomes a complete new individual. यानी कि यहाँ पे जो zygote बना after the fusion of sperm and ovum, zygote एक सिंगल सेल होता है और यही है जहाँ से क्या एक बेबी के डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यही सिंगल सेल सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज के थ्रू ऑर्गन, एंड देन अ होल न्यू इंडिविजुअल इज बी डेवलप्ड थ्रू दिस जाइगोट ओनली। द नेक्स्ट इज जाइगोट। जाइगोट क्या है, अभी बताया कि हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें जीन्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स के अंदर। जीन्स क्या कैरी करते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं और पेरेंट्स से अपनी नेक्स्ट जनरेशन या अपने बच्चों में ट्रांसफर किए जाते हैं। कहते हैं ना जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो यही रीजन है कि एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर
कुछ फीचर्स होते हैं अपने फादर से या अपने मदर से सिमिलर करते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू रिकॉग्नाइज सम सिमिलर फीचर्स यू, योर ब्रदर और सिस्टर एंड योर पेरेंट्स हैव। आप में भी क्या हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे फीचर्स या आपके ब्रदर या सिस्टर के फीचर्स हो सकते हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं, बिकॉज आपको क्या जीन्स मिले हुए हैं अपने पेरेंट्स से थ्रू दीज न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या हेरिडिटी फीचर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन और टू देयर चिल्ड्रन, ठीक। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कितने टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है? दो टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सो when the eggs are fertilized outside the body of the female, it is called external fertilization. This process occurs in most fish and in many amphibians. The eggs and sperms are released into the water around the animals and fertilization takes place there. When they are about to reproduce, the males and females swim close together. So क्या जब eggs क्या बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है आपके फिशेज में या बहुत सारे एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। जो एग्स है और जो स्पर्म से दोनों को रिलीज किया जाता है वाटर के अंदर, किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू, और फिर वहां जाके उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि जब इन एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करना होता है तो जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो एक साथ ही क्या दे स्विम क्लोज टू इट, एक साथ ही स्विमिंग करने लगते हैं, अपने एग सेल्स को क्या बाहर रिलीज कर देते हैं और वो बाहर फ्यूज होते हैं, तब जाके इसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज फीमेल एनिमल्स व्हिच हैव देयर एग फर्टिलाइज एक्सटर्नली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। तो वो फीमेल एनिमल्स जिनके जो एग्स बाहर एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं उनमें बहुत सारे नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं। बाय लेइंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स the female increases the chances of fertilization. This is necessary because even when the parents are close together, some of the eggs may drift away and some sperm may swim in the wrong direction. If only a small number of eggs were produced, the chances of an egg making a sperm would be much reduced. Some of them are even eaten by other aquatic animals. So, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एग्स इसलिए ही प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि फीमेल को फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज करने होते हैं, क्योंकि अभी बताया कि जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है इन एनिमल्स को, तो ये मेल और फीमेल पेरेंट एक साथ ही स्विम करना, क्लोज टुगेदर स्विम करना शुरू कर देते हैं। और जब ये अपने सेक्स सेल्स को या गिनी सेल्स को रिलीज करते हैं तो कुछ स्पर्म सेल्स होते हैं जो वाटर के फ्लो की वजह से दूर डिस्टेंसेस पे चले जाते हैं क्लोज होने के बावजूद भी, और कुछ एक्सेस होते हैं जो क्या हो जाता है वो भी ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और उसमें भी अगर एक्सेस कम प्रोड्यूस होंगे तो चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ खराब हो जाएंगे, कुछ जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो एक्सेस को खा जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस आर नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सो दैट फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब होता है? When the fertilization occurs inside the body of the female, it is called internal fertilization. जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म का, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि बर्ड्स में, मैमल्स में, इस प्रोसेस में जो एग है वो क्या फीमेल बॉडी के अंदर रहता है और स्पर्म क्या बॉडी के मतलब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ना। फिर जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एग्स और स्पर्म को एक साथ ही क्लोज लाता है, तो ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन। Animals rely on internal fertilization for production, therefore need to produce fewer eggs. यानी कि वो एनिमल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्स रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल, सैंड लिजर्ड लेज अप टू ओनली 12 एग्स इन अ लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में जो सैंड लिजर्ड है वो सिर्फ 12 एग्स रिलीज करती है, बिकॉज इट रिलाई ऑन व्हाट इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द एनिमल्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब वो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये सेवरल एग्स और स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, बट ये सारे के सारे जो एग्स है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो आगे चल के न्यू ऑर्गेनिज्म में सभी डेवलप हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एग्स और जो स्पर्म है वाटर के अंदर वो कुछ हार्श कंडीशंस जो होती हैं उनमें, जैसे कि विंड, वाटर करंट, रेन, इनको उन्हें फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्स और बहुत सारे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एग और स्पर्म का, वो इंश्योर करता है कि कम से कम इतने सारे एग्स में से कुछ तो फ्यूज होंगे, इसीलिए इतने सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द
harsh conditions. ठीक है, चलो नाउ बेबी इनसाइड द यूट्रस. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अब जायगोट बनने के बाद जायगोट डिवाइड होता है इनटू अ बॉल ऑफ सेल. यानी कि जायगोट सिंगल सेल था, अब उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, वो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करेगा और एक क्या बना लेगा, बॉल बना लेगा बहुत सारे सेल्स की. फिर ये सेल्स क्या करते हैं, टिश्यूज डेवलप करते हैं, फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ये डेवलप्ड मास जो होता है सेल का, ये कहाँ जाके यूट्रस की वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ओवम, एक मेच्योर ओवम बाहर आता है, तब यूट्रस की वॉल भी ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि वो फर्टिलाइज एग का वेट करती है. ठीक है ना. सो उसी आपकी ब्रॉडन यूट्रस वॉल के अंदर तब जाके वो क्या, जो एंटेंगल या लार्ज मास है सेल का, वो जाके एम्बेड हो जाता है, और उस सेल के मास को, डेवलप्ड मास ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो बोला जाता है. ठीक है, चलो. पर यूट्रस में जाके द एम्ब्रियो कंटिन्यूज डेवलपिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन. द स्टेज व्हेन बॉडी पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड fetus. In humans, the fetus developed inside the uterus for about 9 months. A baby takes birth from the mother's body after its development is complete. तो यूट्रस में जाके एम्ब्रियो क्या करता है, अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को डेवलप करना शुरू कर देता है. जब वो स्टेज आती है, जब आप एक अनबॉर्न बेबी की बॉडी पार्ट्स को उसके यूट्रस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उस स्टेज को फीटस स्टेज कहा जाता है. ठीक है. फिर ये फीटस जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर यूजुअली 9 मंथ के अंदर, 9 मंथ्स में फुली डेवलप हो जाता है, और फिर एक बेबी बर्थ लेता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. सी, ये है यूट्रस वॉल, इसके अंदर ये एक क्या, फीटस जाके डेवलप हो रहा है. ये है फीटस, ये है यूट्रस वॉल. ठीक है. बहुत सारे पार्ट है, ये वेजाइनल पार्ट है, ये यूनरी ब्लैडर है, दिस इज सर्विक्स, अम्नियोटिक सैक, एक प्लेसेंटा टिश्यू होता है, अम्बाइलिकल कॉर्ड होती है. ये सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो बेबी से कनेक्टेड रहते हैं, और क्या, बेबी को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, सो दैट द फीटस गेट डेवलप वेरी एक्यूरेटली. नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ न्यूबॉर्न. एक न्यूबॉर्न की केयर. सो न्यूबॉर्न बेबी डिपेंड करता है कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि उसको खुद को कुछ समझ नहीं है, उसको क्या बहुत सारी केयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो मदर क्या करती है, अपने बेबी को फीड करती है ना, अपने मिल्क पर. न्यूबॉर्न बेबी के ना तो कोई टीथ होते, तो उसका सबसे पहला खाना क्या होता है, मिल्क होगी, सो दैट ही और शी कैन टेक. सिर्फ मिल्क ही ले पाते हैं, है ना. अगर प्रॉपर केयर नहीं रखी जाएगी तो न्यूबॉर्न बेबी क्या होगा, बीमार होने लगेगा. टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डिजीजेस. बेबी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस भी जरूरी होती है. नेक्स्ट इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल. नाउ एनिमल्स जो है वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ऑन देयर मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज. ठीक है. यानी कि वो अपने बेबीज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उस मोड के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. एक होता है विविपेरस एंड अदर इज ओविपेरस. सबसे पहले विविपेरस. विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हें हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि काउ, कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, बफलो. ह्यूमन बीइंग्स भी विविपेरस ही होते हैं बिकॉज वी आल्सो गिव birth to our young ones. Then these animals also produce eggs inside their body. The baby develops from an egg after fertilization, comes out as a full grown organism. यानी कि ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये एग फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनते हैं, जाइगोट फुली डेवलप होता है, तब जाके एक न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ दिया जाता है. ठीक है. ओके, चलो. नाउ द अदर कैटेगरी इज ओविपेरस एनिमल. ओविपेरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होंगे, जो एग्स ले करते हैं, यानी कि वो बर्थ नहीं देते, बस सिर्फ ले एग्स. सच एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल. यानी कि इनके एग्स हैच होते हैं और फिर हैच होकर इनमें से बेबी प्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल बर्ड, स्नेक, फ्रॉग, इंसेक्ट एक्सेट्रा. ये सभी एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर पहले एग्स को ले करते हैं, फिर इनके जो एग्स हैं वो हमको इजिली विजिबल होते हैं. फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी से बाहर होता है, और बाहर होने के बाद जो एग्स होते हैं वो कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद हैच होते हैं और उनमें से यंग वंस बाहर आते हैं. एक बेबी बर्ड भी आपने देखा होगा, बेबी बर्ड भी क्या अपने एग से ही हैच होकर बाहर आती है. ठीक है ना, लाइक दिस. सो दीज आर व्हाट, दीज आर ओविपेरस एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या है, न्यूली हैच्ड बर्ड्स एंड यंग वंस ऑफ मेंबर्स लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. However, this is not so throughout the animal kingdom. In some animals, newly hatched individuals appear to be different from their parents. They undergo a series of changes in the structure and appearance. The series of changes in the structure and appearance of an organism is called metamorphosis.
Butterfly, beetle, moth, fly, wasp, and many other insects exhibit metamorphosis. It also occurs in frogs and toads. तो जो न्यूली हैच्ड यानी कि एग से हैच होकर बर्ड्स और मैमल्स बाहर आते हैं यंग वंस उनके, वो बहुत हद तक काफी सारे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा पूरे एनिमल किंगडम में नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके यंग वंस जब एग्स में से हैच होकर बाहर निकल कर आते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं। यानी कि उनको पहले बहुत सारे क्या सीरीज को, लाइफ सीरीज को पास करना होता है स्टेजेस को, तब जाके वो डेवलप होके कुछ अपने क्या पेरेंट जैसे दिखना शुरू होते हैं। यानी कि बहुत सारे उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, और ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं जो इन एनिमल्स के स्ट्रक्चर के और अपीयरेंस के अंदर अकर होते हैं, इन सेट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। बटरफ्लाईज, बीटल, मॉथ, फ्लाइज, वास्प, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। फ्रॉग्स और टोड्स में भी मेटामॉर्फोसिस अकर। तो फ्रॉग्स एंड टोड्स कैसे हैं? आपके एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस यानी कि क्या, कि ये लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं। वैसे तो दे लिव ऑन लैंड, लेकिन जो वो ब्रीड करते हैं वो वाटर के अंदर जाके करते हैं। सो जो मेल मेट्स है विद द फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, यानी कि फीमेल मेट्स का मेल मेट के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के अंदर होता है। फिर जो फर्टिलाइज एग होता है वो डेवलप होकर क्या बनता है? लार्वा, जिसको आप टेडपोल कहते हो। फिर वो धीरे धीरे क्या चेंज होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, तब जाके वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है। तो जो चेंजेस एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में आते हैं वो भी काफी स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स है किसके? मेटामॉर्फोसिस की। यानी कि जो बटरफ्लाईज होती हैं वो भी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ही क्या डेवलप हो पाती है। ठीक है। सो जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में, वो कुछ आपको गिवन है। यानी कि सबसे पहले एग होता है, एग से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर कहते हो, तो इसमें से वो प्यूपा में डेवलप होती है, तब जाके वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। ठीक है। चल नेक्स्ट उसके बाद गिवन है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स पे क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं। मेल एंड फीमेल मेट्स क्या करते हैं? वो लायर पे मेट करते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर पुट किए जाते हैं, जहाँ पे वो एग्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं। फिर फर्टिलाइज एग्स क्या होते हैं? उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल की कोटिंग आ जाती है। एम्ब्रियो जो है उसको क्या बहुत सारा फूड प्रोवाइड किया जाता है उसी शेल के अंदर, सो दैट अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो सके। सो एम्ब्रियो ग्रो करता है, डेवलप करता है, और इवेंचुअली क्या हो जाता है? फिर हैच हो जाता है। हैच होके रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स होते हैं बाहर आ जाते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ द एग्स एंड young. ठीक है। So the chapter is completed over here. We have discussed the different modes of reproduction in the animals. Okay, the various reproductive system, the organs, and the whole human reproductive system we have discussed in this chapter. The chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you.